माय चैनल। तो अभी इस चैनल में हम एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो है हॉस्पिटल इनसाइडर्स के नाम से। इसमें बाहर की जो जनता जिनको ये नहीं पता कि हॉस्पिटल के अंदर होता क्या है, डॉक्टर क्या करते हैं, क्या उनकी लाइफस्टाइल है, तो वो हम इस पॉडकास्ट में आपको सामने दिखाएंगे। अलग अलग विभाग से कई सारे डॉक्टरों को बुलाया जाएगा जिनसे हम उनकी चीज़ों के बारे में पूछेंगे। तो आज अपना वीडियो शेड्यूल निकाल के हमारे साथ मौजूद है ईएनटी हेड एंड नेक सर्जरी के डॉक्टर साहब, डॉक्टर अमोघ मिश्रा, जिनसे मैं पहला क्वेश्चन ये पूछूंगा कि आपकी जो ब्रांच है वो किन मरीजों के साथ डील करती है। डॉक्टर विश्वास, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप अपने चैनल पे मेरे को बुलाने के लिए। और रही बात ईएनटी की, तो सबसे पहले मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि ईएनटी एक ऐसी ब्रांच है कि ईएनटी एंड हेड एंड नेक सर्जरी, इसको अगर पूरी तरीके से कहा जाए तो ये ईएनटी एंड हेड एंड नेक सर्जरी होती है। और इसमें बेसिकली हमारे कान नाक गले से रिलेटेड तो देखो बहुत बेसिक चीज़ें हैं कि हाँ, जो कान में अगर दर्द है, गले में या नाक में कोई ऐसी परेशानी है तो वो सारे तो मरीज आएंगे ही। उसके अलावा क्या होता है कि इसमें अगर जैसे मान लो कि चक्कर वगैरह की प्रॉब्लम है, किसी मरीज़ को अगर चक्कर वगैरह बहुत ज़्यादा आ रहा है, या फिर अगर ऐसा होता है कि साइनस की प्रॉब्लम हो गई, कहने के लिए तो बहुत बेसिक होता है कि चलो साइनस की प्रॉब्लम है, लेकिन मरीज़ यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें दिखाएं किसको। अगर साइनस की तो है ना, साइनस की परेशानी हो जाती है तो ये हो जाता है कि अब हम दिखाएं किसको। तो और चक्कर आने की परेशानी होती है, कभी मरीजों को ये दिक्कत होती है कि भाई हम कुछ भी खाते पीते हैं या जो भी चीज़ है, तो चक्कर आने की उनको मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि मुझे चक्कर आ रहा है। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम हमारे अंडर आती है। मुंह और गले का कोई कैंसर वगैरह हो गया, ठीक है, जो लोग गुटखा खाते हैं उनका मुंह पूरा नहीं खुलता है, जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं उनका मुंह पूरा नहीं खुलता। तो जो भी हेड एंड नेक कैंसर हो गया, ईएनटी एंड हेड एंड नेक सर्जरी का मतलब ये है कि बेसिकली कान नाक गला और इस गर्दन से ऊपर की कोई सी भी चीज़ वो आप डील करते हैं, वो हम सारी चीज़ें हम डील करते हैं। ठीक है। तो अब जैसे इन्होंने बताया डॉक्टर साहब ने कि ये इन सब मरीजों को डील करते हैं, तो जब आपकी ये रेजिडेंसी चल रही है तो एज ए रेजिडेंसी हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एज ए ईएनटी डॉक्टर को कोई रेजिडेंसी कर रहा होगा या करने जा रहा होगा तो उसको इजी पड़ जाए, ऐसा क्या चीज़ें हैं जो आप उनको बताना चाहेंगे? रेजिडेंसी कैसी है ईएनटी में? देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको भी पता है कि रेजिडेंसी कोई भी इजी नहीं होती। नहीं कोई भी रेजिडेंसी इजी नहीं होती है। अगर आप रेजिडेंसी तक पहुंचे हैं तो आपको ये है कि आपने बहुत सारा स्ट्रगल करा हुआ है और आप यहाँ तक पहुंचे हैं, तो आपको ये भी पता है कि आपको बहुत सारा स्ट्रगल आगे भी करना है। तो जो पीजी का हमारा फर्स्ट ईयर होता है, जो हमारा पीजी 1 होता है बेसिकली जेआरशिप, उसमें तो आपको बहुत ज़्यादा होता है। मतलब आपका जो बेसिक वार्ड का काम होता है, वार्ड के सारे काम आपको करने होते हैं। अगर जो पेशेंट्स एडमिटेड होते हैं उनका जो भी बेसिक है, अगर ड्रेसिंग है ड्रेसिंग करनी होती है, अगर ट्यूब वगैरह चेंज करनी है, राइस ट्यूब वगैरह होता है एक्सेट्रा। हमारे नॉन मेडिकल्स को नहीं पता होगा इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ इस चीज़ में। बट बेसिकली वार्ड का जो काम होता है, जैसे कि हमें ड्रेसिंग वगैरह करनी होती है या मरीज़ की जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो उनको ज़रूरत पड़ती है वार्ड में, वो सारी चीज़ें हमें पीजी 1 में करनी होती हैं। फिर पीजी 2 पीजी 3, क्योंकि ये एक बेसिकली एमएस ब्रांच है। ईएनटी जो है हेड एंड नेक सर्जरी की ब्रांच है, ये एमएस में आती है। तो इसमें हमें क्या करना होता है कि हमारा ज़्यादा जो फोकस होता है वो ये होता है कि बीमारी को पकड़ के और एलिमिनेट किया जा सके, मतलब उसको निकाला जा सके सर्जरी के थ्रू। एज अ सर्जन अगर ब्रांच है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप पीजी कर रहे हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के आप कुछ कर ही नहीं सकते। कुछ नहीं कर सकते। बेसिकली अगर बात इस चीज़ पे आती है कि स्ट्रगल कितना है, स्ट्रगल कैसा है, कितना करना पड़ेगा, तो वो तो देखिए, आप कोई भी ब्रांच लें, आप अगर कोई भी ब्रांच लेते हैं, आप एमएस लेते हैं, एमडी लेते हैं, क्लिनिकल लेते हैं, नॉन क्लिनिकल लेते हैं, आप कोई भी ब्रांच लें, मेहनत तो आपको देखिए करनी पड़ेगी, उसमें तो कोई दो राय नहीं। हाँ, ये है कि हर डिपार्टमेंट का अपना अलग सेगमेंट हो जाता है। अब हम ईएनटी एंड हेड एंड नेक सर्जरी से हैं, तो हमारा ईएनटी जो भी अगर मेहनत करना चाहता है या अगर उसके अंदर ये क्षमता है कि वो मेहनत कर सकता है, तो वो मेडिकल की ब्रांच में आ सकता है। ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। वो एमएस की ब्रांच को चूज कर सकता है, क्योंकि मैं एमएस हूँ तो मैं एमएस ही सपोर्ट करूंगा। और जिसने यूजी अगर निकाल लिया तो उससे मेहनती और कौन हो सकता है? एग्जैक्टली। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि एज ए ईएनटी, जैसे अभी आपने ले लिया, आप ईएनटी एज ए ईएनटी सर्जन डॉक्टर हैं, इसमें आपको क्या लगता है कि बाकी डिपार्टमेंट के अगेंस्ट, मतलब आपका ऐसा क्या है कि इसमें कैरियर बहुत अच्छा है लोगों का?
देखिए बेसिकली ये क्वेश्चन अगर घुमा फिरा के ले आया जाए इस पॉइंट पे, तो आपका पूछने का नज़रिया मैं अगर अपने हिसाब से देखूं तो ये कहा जा सकता है कि मैंने ईएनटी क्यों ली, मैंने ऐसा ईएनटी में क्या देखा कि मैंने क्या ENT देखा, ली। वही मेरा मेन क्वेश्चन वही था, बट मैं ऐसे डायरेक्टली पूछ नहीं सकता आपसे। कोई बात नहीं। हाँ। तो देखिए ईएनटी का बेसिकली सबसे अच्छी चीज़, देखिए मेरा पर्सपेक्टिव क्या था कि सबसे पहले किसी भी अगर कोई एमबीबीएस का बच्चा है वो आगे बढ़ रहा है, तो सबसे पहला पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए, जो उसे इंटर्नशिप के दौरान अपनी एक फाइनलाइज करना होता है कि उसे एमडी ब्रांच में जाना है या एमएस ब्रांच में जाना है। अगर इसे आम भाषा में बोला जाए तो उसे सर्जन बनना है या उसे फिजिशियन बनना है। मेरा क्या था कि मुझे सर्जन बनना है। अब सर्जन में भी कई सारी चीज़ें होती हैं, एमएस जनरल सर्जरी होती है, एमएस ऑर्थोपेडिक्स होती है, एमएस ऑर्थोपेडिक्स, एमएस ऑब्जन गायनी, ईएनटी, एमएस ऑप्थेल्मोलॉजी, अलग अलग ब्रांचेज हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। अब मेरा क्या था कि ईएनटी डील्स विद माइक्रो सर्जरीज। ईएनटी की सबसे बड़ी बात क्या है कि ईएनटी माइक्रो सर्जरीज जो हम बेयर हैंड, अब जनरल सर्जरी में क्या है कि जनरल सर्जरी में पूरा शरीर है, आपने पूरा शरीर खोला, पूरा जो भी मोटा मोटा है आपने देख के बीमारी आपने निकाली, बाकी सारी चीज़ें आपने फिक्स करी और उसको फिर आपने पेशेंट को आगे कर दिया। अब ईएनटी में क्या है, ईएनटी में बहुत स्पेसिफाइड चीज़ें है, ईएनटी में माइक्रो सर्जरीज होती हैं। आप छोटी सी भी गलती नहीं कर सकते, आपको बहुत माइन्यूट डिटेल्स को लेकर काम करना होता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है। दूसरी चीज़ क्या है कि ईएनटी एक एंड ब्रांच की तरह देखी जाती है, हालांकि एमसीएच अब इसमें भी आ गया है हमारा। तो मेरा ईएनटी लेने का मोटिव ये था क्योंकि मेरे को ऐसा सर्जन बनना था जो कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी से डील ना करे। ईएनटी की सबसे बड़ी बात है कि हम बहुत ज़्यादा इमरजेंसी से डील नहीं करते हैं अनटिल एंड अनलेस वो हेड एंड नेक ट्रॉमा ना हो। जैसे कि अगर कोई पेशेंट आया अगर एक्सीडेंट का या ट्रैफिक, तो आरटीए का केस में भी आपको आना पड़ेगा, वो भी इमरजेंसी। एग्जैक्टली, आरटीए बोले तो अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के केस में अगर उस पेशेंट की जो भी मरीज हैं उसमें से उन मरीज की अगर नाक से खून आ गया, क्योंकि अगर एक्सीडेंट होता है सिर पे चोट लगती है, नाक से खून आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, कान से खून आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, खून की उल्टी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, चेहरे पे डायरेक्ट अगर चोट लगती है, इम्पैक्ट आता है तो उससे नाक की हड्डी टूटना, नाक से खून आना, जबड़ा टूटना या फिर ये सब चीज़ें अगर कुछ भी होती हैं तो ये सब चीज़ हम डील करते हैं इमरजेंसी में। तो जो हमारी बेसिक इमरजेंसीज हैं वो ये हैं। ठीक है। तो अगर मैं पूछूँ कि जैसे कोई नॉर्मल इंडिविजुअल है जो डॉक्टर नहीं है, जिसको हॉस्पिटल या किसी चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं है, तो ऐसे कौन से मरीज हैं जो हॉस्पिटल आएंगे जिनको पता होना चाहिए कि मुझे सिर्फ ईएनटी डिपार्टमेंट में ही जाके दिखाना है, मुझे और कहीं नहीं जाना, मुझे ईएनटी जाना है। ये कुछ कॉमन सी बीमारियां, वैसे तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बट कुछ ऐसी कौन सी कॉमन सी बीमारियां जो लोग आपके पास जाएंगे? देखिए अगर आपको सुनाई देने में कोई परेशानी हो या कान में दर्द हो, नाक में कोई परेशानी हो, गले में कोई दिक्कत हो, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि आप ईएनटी सर्जन के पास जाएंगे। बट अगर अपार्ट फ्रॉम दीज, इनके अलावा अगर कोई ऐसी बहुत नॉन स्पेसिफिक सी परेशानी हो जिसमें आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस डॉक्टर के पास जाएंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको कान में खुजली वगैरह हो रही है, अगर आपको चक्कर आने की परेशानी है तो आप ईएनटी सर्जन के पास जाएंगे। अगर आपकी आवाज़ में कोई बदलाव हो रहा है तो आप ईएनटी सर्जन के पास जाएंगे। अगर आप पान गुटखा या किसी भी प्रकार के तंबाकू का सेवन करते हैं और उसकी वजह से आपका मुंह पूरा नहीं खुल रहा है, एक नॉर्मल आदमी का मुंह, एक हमारे गांव देहात में भी कहते हैं कि 4 उंगली जितना खुलता है, ठीक है, तो माउथ ओपनिंग, इसको कहते हैं माउथ ओपनिंग इज एडिक्वेट और इनएडिक्वेट। मतलब माउथ ओपनिंग जो है, जो मुंह का खुलना है, वो सही है या नहीं सही है। जो सही है वो आम तरीके से देखा जाए तो एक नॉर्मल तरीके से 4 उंगली होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से अगर कोई जैसे गुटखा खाना, तम्बाकू का सेवन करना, तो मतलब रेगुलरली जो गुटखा वगैरह जो खा रहे हैं, तो अगर उनको ये दिक्कत हो रही है कि उनका मुंह कम खुल रहा है या वो स्पाइसी खाते हैं तो उनको ज्यादा दिक्कत होती है। बिल्कुल ठीक है, ये बात आपने बहुत सही उठाई। मैं गुटखा तंबाकू के सेवन के अलावा जो अगली चीज जिस पे मैं बात करने वाला था वो खाने पीने के तरीके ही थे। अगर आप बहुत ज्यादा तीखा, बहुत ज्यादा मसाला खाते हैं, ये तो चलिए आपके गले को इफेक्ट करेगा ही, ज्यादातर ये आपको पेट को इफेक्ट करता है, जिससे आपको गर्ड हमारे एक टर्म में गर्ड GERD कहते हैं इसे, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इसमें क्या होता है कि अगर हम कुछ बहुत ज़्यादा तेल मसाला तीखा या ऐसी कुछ खा लेते हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये होता है, मैं हर चीज़ इसमें नहीं बता सकता अभी,
तो वो खट्टी डकारें आना, पेट में जलन होना, छाती में जलन होना, जो देसी भाषा में ये कहते हैं कि भाई गैस की परेशानी हो गई है, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो आप इसके लिए भी एक ENT सर्जन के पास आ सकते हैं, ENT स्पेशलिस्ट के पास आ सकते हैं। इसके अलावा भी मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडा खट्टा ये सारी चीज़ें खा रहे हैं, आपको सुनाई देने में कोई परेशानी हो रही है, तब तो बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है कि आप ENT सर्जन के पास ही आएंगे। तो ये तो रहा हमारे नॉर्मल लोगों के लिए जो हम आ सकते हैं, डॉक्टर को दिखा सकते हैं। अगली चीज़ है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी डेली रूटीन्स हैं जो कि आपसे रिलेटेड जो मरीज़ हैं वो करें और उनको ये चीज़ कभी महसूस ही ना हो, मतलब कभी डॉक्टर के पास ऐसी खास ज़रूरत ना हो आने की, तो ऐसी कौन सी डेली रूटीन्स है जो वो करें कि आपके पास ना आना पड़े उनको? अब आपने आना चाहिए आना चाहिए, बहुत पढ़ाई करी है हमने इसके लिए। हाँ, ठीक है, वैसे नहीं, वैसे मैं यही बोलूंगा कि भाई अपने आप को स्वस्थ रखिए, स्वस्थ रखें कि आपको डॉक्टर के पास आने की जरूरत ना पड़े, है ना। अगर हम सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो सरकार ने हमारी तनख्वाह फिक्स कर रखी है, ठीक है, तो ऐसी कोई जरूरत नहीं। आप अपने आप को स्वस्थ रखें कि आपको डॉक्टर के पास आने की जरूरत ना पड़े। An apple a day keeps doctor away. Yeah, don't eat apples. Don't eat apples. ठीक है, तो देखिए बेसिकली क्या है कि अगर दवाइयाँ कोई भी बेसिक आजकल के टाइम पे ऐसा हो गया है कि नॉर्मल लोगों को अगर बुखार आता है पैरासीटामोल ले लेते हैं, अगर उनके गले में थोड़ी बहुत खराश है लेवोसिट्राजीन ले लेते हैं या मोंटेलुकास, कुछ भी ऐसी चीज़ें ले लेते हैं। मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता। दवाइयाँ आपका अगला स्टेप होना चाहिए, आपकी सीढ़ी का अगला जो स्टेप होता है वो होना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है। इसका मतलब ये है कि आपको अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों में परिवर्तन लेकर आना है जिन चीज़ों को आप बहुत समय से करते आ रहे हैं, क्योंकि तभी तो वो परेशानी आपको हो रही है। जैसे कि आपने बहुत समय से आप रात में 9 बजे खाना खाते हैं, तेल मसाला बिल्कुल खाते हैं, 9:30 बजे सो जाते हैं। अब ऐसा नहीं करना चाहिए। टेक्निकली क्या होना चाहिए कि आपने रात में जितने भी बजे सोना है, अगर आपने 10 बजे सोना है तो कम से कम आपके सोने और आपके डिनर यानी जो आपका रात का खाना है उसके बीच में 2.5 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए। अगर आपने 10 बजे सोना है तो आप 7:30-8 बजे के बाद खाना ना खाएं, उसके पहले आप खा लें। और एक बात ज़रूर मैं बोलना चाहूँगा, रात का खाना खाने के बाद टहलना बहुत ज़रूरी होता है। रात का खाना खाने के बाद आप टहलें ताकि वो खाना नीचे उतरे, और खाना खाने के बाद तुरंत लेटे ना। बहुत आप सिंपल सी चीज़ है, आप सिंपल ये सोचिए, हाँ गट होगा, आपके पेट में खाना गया, आप तुरंत लेट गए, पेट आपने पूरा भर के खाना खा लिया, तो खाना ऊपर तो आएगा, नली में ऊपर आएगा, तो रिफ्लेक्स आएगा आपको, तो वो आपके लिए परेशानी क्रिएट करेगा। कई सारे मरीजों को इसी वजह से खर्राटे, स्नोरिंग और ये सब चीजें भी स्टार्ट हो जाती है, बचपन से ही स्टार्ट हो जाती है। एक कारण कह सकते हैं कि हाँ, एक कारण खर्राटों का ये भी है, बट स्नोरिंग, खर्राटे ये एक बहुत डिफरेंट टॉपिक है। हाँ। ये भी हमारे अंडर ही आता है, मैं बताना भूल गया, ENT स्पेशलिटी के अंदर अगर आपको खर्राटों की दिक्कत है, रात में सोते सोते अचानक से सांस रुक जाती है, जिसे स्लीप एपनिया कहते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं, अगर ये सारी दिक्कत है तो भी आप एक ENT स्पेशलिस्ट के पास ही जाएं। क्योंकि अगर आप एक जनरल मेडिसिन के डॉक्टर के पास जाते हैं या आप एक MD मेडिसिन के पास जाते हैं तो वो आपको दवाइयाँ देगा जिससे आपको मोमेंटरीली आराम मिलेगा। हाँ। उस वक्त तो आपको आराम मिल गया, वो आपकी सिम्टम्स को ट्रीट कर रहा है बेसिकली। उसे पता पूरे शरीर के बारे में है, बट उसे ये स्पेसिफिकली नहीं पता कि कान नाक गले के कौन से हिस्से में दिक्कत होने की वजह से मरीज को ये स्पेसिफिक परेशानी हो रही है। ये बात सिर्फ और सिर्फ एक ENT सर्जन को ही पता होगी। चलिए, ये सब तो चीज़ें हैं जो नॉर्मल लोगों को ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, और ये सब चीज़ें जान के आपने जो बताया उससे कई लोगों को कई सारी जानकारी अलग से मिली है, कई लोगों ने कुछ चीज़ें पहली बार सुनी होंगी। तो ये तो रही अब ऐसा डॉक्टर या जो भी बात, तो अब कुछ पर्सनल चीज़ों के बारे में पूछूंगा कि अगर एज MS ENT मैं कोई ब्रांच ले रहा हूँ, तो मान लीजिए जैसे मैं किसी मेडिकल कॉलेज में हूँ, आजकल सारे डॉक्टर्स दूसरे डॉक्टर्स से ही शादी करते हैं, तो एज ENT डॉक्टर अगर होगा तो कौन सा ऐसा ब्रांच आपको प्रेफर करता है एज अ सर्जन कि आप बोलोगे टॉप मोस्ट ब्रांच जिससे मुझे शादी करनी होगी वो इसी ब्रांच से ही होगा? एज ऑफ आई नो यू आर अ मैरिड मैन, बट एज अ जनरल क्वेश्चन कि आप मतलब बता सके कि कौन से ब्रांच है। पहले ब्रांच में तो आप रखेंगे जिनको रखेंगे, सेकंड और थर्ड में ऐसा कौन होगा जिसको आप रखना चाहेंगे? देखिए, मैं ये बॉटम से स्टार्ट करना चाहूँगा इस क्वेश्चन का आंसर मैं बॉटम से स्टार्ट करना चाहूँगा
तो देखिए एज अ सर्जन क्या होता है कि हमने पेशेंट को लिया। अब देखिए ईएनटी की सबसे अच्छी बात क्या है, एमएस ईएनटी करने की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई ऐसा बाउंडेड चीज़ नहीं है, मतलब कोई बंधी हुई चीज़ नहीं है कि अगर आपने एमएस ईएनटी करी है तो आपने सर्जरी ही करनी है। एमडी उसमें भी जा सकते हैं आप इसमें सिर्फ अपनी ओपीडी भी चला सकते हैं। आपने अगर सर्जरी नहीं करनी है आप ना करें, आप सिर्फ अपनी बेसिक ओपीडी भी चला सकते हैं, जिसमें कान गले के मरीज आते हैं। जब हमारे सीजन चेंज होता है, गले में खराश, बदलाव, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसकी बेसिक ओपीडी भी आती है। तो अगर आपका सर्जरी में अगर आपके हाथ उतने साफ नहीं हैं, अगर आपके स्किल्स इतने अच्छे नहीं हैं सर्जरी में, या आपको पसंद नहीं है, तो आप इसको बेसिक एज अ फिजिशियन की तरह भी हैंडल कर सकते हैं। और अगर आप पसंद है आपको सर्जरी करना, आपको मज़ा आता है जैसे कि मुझे आता है, तो आप सर्जरीज कर सकते हैं। अब इससे बात वो एक डायलॉग था ना, जब तक हाथ में खून ना लगे तब तक कैसा मजा की डॉक्टर है हम, है ना वो। तो अब देखिए, अब रही बात की ऑल्टरनेट डिपार्टमेंट जिससे कोई भी ऐसा पैच मतलब तीन डिपार्टमेंट में डायरेक्टली आपसे पूछना चाहता हूं। डायरेक्टली तो देखिए मैं बॉटम से समय ना खराब करते हुए तीन डिपार्टमेंट मैं बॉटम से स्टार्ट करूंगा। सबसे जो तीसरा नंबर में रखना चाहूंगा वो है एमडी मेडिसिन। एमडी मेडिसिन क्यों? क्योंकि एमडी मेडिसिन में क्या होता है कि उन्हें सर्जरी के बाद मरीज वो सपोर्टिव केयर कर सकते हैं। हाँ, वो सपोर्टिव केयर कर सकते हैं कि उनको क्या दवाइयों की ज़रूरत, कम ज़्यादा जो जैसे है मेरे को पता है, मैंने उस पेशेंट को ऑपरेट कराया है, तो मुझे पता है कि उस पेशेंट में कम ज़्यादा क्या लगना है क्या नहीं लगना है। बट अगर कहीं कोई ऊपर नीचे कोई चीज़ है जो एक थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एक तीसरे व्यक्ति के नज़रिए से देखा जाए, किसी तीसरे डॉक्टर के नज़रिए से, तो जो भी चीज़ें उसमें कम ज़्यादा करनी होती है तो उसमें एक एमडी मेडिसिन कर सकता है, वो आईसीयू संभाल सकता है। सेकंड, तो जो सेकंड ब्रांच है वो होगी, सेकंड ब्रांच के लिए तो मैं क्या ही बोलूँ। सेकंड ब्रांच कोई भी नॉन सर्जिकल ब्रांच, अगर फिजियो मान लीजिए, फिजियो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फिजियो इंपॉर्टेंट होती है। बट मेरे पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो मैं, अगर नॉन क्लिनिकल्स में आप देखेंगे तो मैं पैथोलॉजी ज्यादा प्रेफर करूंगा। वैसी बात है, पैथोलॉजी डायग्नोसिस आप वहीं से बना सकते हैं। एग्जैक्टली। और डायग्नोसिस प्लस अगर हमारी जो इन्वेस्टिगेशन होती है, हमारा फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, एफएनएसी जिसे कहते हैं, या बायोप्सी वगैरह जिसे कहते हैं आम भाषा में अगर बोले तो टुकड़े की जांच करना, पहले हाँ टुकड़ा निकाल के उसकी जांच कर। अगर आप पहले नंबर पे जाएं तो पहले नंबर पे जो मेरी वाइफ खुद हैं, एमडी एनेस्थीसियोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर, तो किसी भी सर्जन को सबसे ज्यादा जरूरत, आप खुद सर्जन हैं, आप इस बात को बहुत अच्छे से जान सकते हैं। किसी भी इंडिविजुअल को, नॉट सर्जन, किसी भी इंडिविजुअल। अब मैं अपना अगर स्पेसिफिकली बोलूं तो खैर मेरी बात अलग है, मेरा तो खैर नहीं, सर्जन एनेस्थीसिया इज अ गुड कॉम्बिनेशन, पता है। सर्जरी एंड एनेस्थीसिया इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, वेरी गुड कॉम्बिनेशन। आपको प्री ऑप एनेस्थेटिक क्लियरेंस चाहिए होती है, वो आपको क्या कहते हैं एनेस्थीसिया से मिलती है। आपको सर्जरी के दौरान मरीज बेहोश है, उसमें जो भी बीपी या फिर जो भी वाइटल जो होते हैं मरीज के ऊपर नीचे होते हैं, वो आपको एनेस्थीसिया देखता है। सर्जरी के बाद जब पेशेंट एसआईसीयू में होता है, सर्जिकल आईसीयू यूनिट जो होती है, उसमें जब अगर मरीज होता है तो उसमें भी बेसिकली एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर ही देखते हैं। तो सर्जरी एंड एनेस्थीसिया मेरे हिसाब से इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। तो अगला क्वेश्चन नॉर्मल अगर पूछा जाए, जैसे नॉर्मल जनता को जिनको नहीं पता, उनको मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप सुबह ओपीडी करेंगे, फिर आप सर्जरी करेंगे, फिर आप घर जाएंगे, फिर आप रेस्ट करेंगे, तो जब फ्री टाइम आपके पास होता है, जो कि जितना भी होता है, उसमें आप ऐसा क्या है जो आप करते हैं, जो आपको करना पसंद है एक्चुअली, मतलब देखिए हॉबीज। देखिए डॉक्टर साहब, मेरे हिसाब से किसी भी बंदे को, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो लॉयर हो, लॉयर्स भी कहते हैं, बहुत बिजी प्रोफेशन है, बहुत बिजी प्रोफेशन, तो डॉक्टर हो, लॉयर हो, बिजनेसमैन हो, गवर्नमेंट वर्कर हो, कोई भी बंदा अगर अपने लिए, अपनी हॉबी के लिए दिन के 24 घंटों में से 1 घंटा 1.5 घंटा नहीं निकाल पा रहा है, तो ये उसकी खुद की मिस्टेक है। हाँ, 24 घंटे होते हैं हमारे पास। आप इतने बिजी नहीं हो सकते हफ्ते, चलो एक दिन मैं मानता हूँ, हमारी भी 24 आवर ड्यूटी होती है, कई बार एक्सटेंड भी हो जाती है, 36 आवर्स होती है, समझ में आता है। वीक में आप 2 दिन 3 दिन तक आप टाइम नहीं निकाल पाते, लेकिन उसके बाद जब आप फ्री होते हैं, आपने सोना है, आपने सो लिया, आप 12 घंटे सो लिया, 8 घंटे सो लिया, 12 घंटे तो खैर हमारी प्रोफेशन में सोने की कोई ऐसा वो ही नहीं होता है, किस्मत ही नहीं है। बट ये कि चलिए आपने सो लिया, आप 7-8 घंटे सो गए, आप 10 घंटे सो गए। देखिए, जो बंदा अपने आप के लिए 24 घंटे में से अपना 1 घंटा 1.5 घंटा नहीं निकाल सकता,
तो वो लापरवाही कर रहा है, वो बहानेबाजी कर रहा है स्वास्थ्य के साथ। एग्जैक्टली अपने साथ वो बहानेबाजी कर रहा है। आप 1 घंटा निकाल सकते हैं। मेरी हॉबी है वर्कआउट करना, मुझे वर्कआउट करना बहुत पसंद है, मुझे पेंटिंग करना पसंद है। मैं ये सारी चीज़, हालांकि पेंटिंग में बहुत ऑफेंडली नहीं कर पाता। मैं वर्कआउट हालांकि मैं रोज़ करता हूँ। मैं सुबह उठ के सुबह जिम जाता हूँ, जिम से आने के बाद फिर मैं हॉस्पिटल जाता हूँ। तो फिर निकालना चाहिए, मतलब अपने लिए। मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि आपको अपने लिए दिन में 1 घंटा निकालना चाहिए। तो अब इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो है डॉक्टर नहीं तो क्या। ये हमारा आईपैड ड्रॉप क्वेश्चन होता है, डॉक्टर नहीं तो क्या। A good son, a good husband. Without money what you can. Yes. Without money what you can. It was without डॉक्टर money नहीं can तो be क्या? nothing but हाँ, डॉक्टर नहीं तो मैं एक बिजनेसमैन होता। हाँ। मैं एक बिजनेसमैन होता। मुझे बिजनेस पसंद है, मुझे बिजनेस का पर्सपेक्टिव पता है, क्योंकि मेरी फैमिली भी बिजनेस फैमिली है एक तरीके से, तो मुझे पर्सपेक्टिव पता है। तो अगर वैसे तो मुझे डॉक्टर ही बनना था, डॉक्टर नहीं तो क्या का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। बट हाँ, अगर आप ऐसा क्वेश्चन इस पे एम्फेसाइज कर रहे हैं तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि हाँ, अगर डॉक्टर नहीं तो मैं बिजनेसमैन होता। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गुड ह्यूमन बीइंग, टू बी अ गुड हस्बैंड टू योर वाइफ, अ गुड सन टू योर फादर एंड योर मदर, और जब बच्चे होंगे टू बी अ गुड फादर। बेसिकली एक अच्छा इंसान बनना। बहुत अच्छी बात कही। तो आज का ये एपिसोड हम यहीं पे खत्म करते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत काफी अच्छा हुआ है। एज अ फर्स्ट एपिसोड के हिसाब से हम लोगों ने जो शूट किया अच्छा कर लिया, काफी अच्छा हमने मैनेज किया, सब कुछ किया। जो आपको भी वीडियोस में कुछ अगर कमी लगेगी तो ये हमारा फर्स्ट टाइम है। और अगर आपको कोई कमी लगे तो आप कमेंट करके बताएं, और हमारे साथ जरूर बताएं। कई सारे और डॉक्टर्स हमारे साथ यहाँ मौजूद है, जो आपको यहाँ पे मेरे पास आके आपको बताएंगे कि कौन कौन हमारी टीम में है। तो वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको अपनी टीममेट दिखाऊंगा, जिससे कि आपको पता लगे कि इस पूरे पॉडकास्ट में किन लोगों ने मेहनत करी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये हमारे डॉक्टर अभिजीत है, MSCNT, और ये हमारे MD पीडियाट्रिक डॉक्टर मृणाल। ये हमारी पूरी टीम है। We are the team. वी आर द टीम। और इसी एपिसोड को हम आगे तक लेके और जाएंगे। आगे आपको और भी नई अच्छी बेहतरीन, अगर आपको कोई भी चीज चाहिए हो जो आपको पसंद हो, आप जानना चाहते हैं, वो आप कमेंट करके जरूर बताएं। And our वीडियो को लाइक alpha करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। Share के अपने Bye. लोगों Bye. से more exclusive content you have to subscribe to. Yes, और our channel. channel And we'll be posting Hospital Insiders more episodes. In ज्यादा our से ज्यादा करेंगे। next